रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सेल्स टैक्स को हमने स्टार्ट किया हुआ है कैफ टू के अंदर टैक्स प्रैक्टिसेस में। 25 नंबर का ये एरिया है। क्वेश्चन नंबर 6 7 नॉर्मली इस पे आ रहे होते हैं। इसमें जो चीजें हमने पढ़ी कि हमने हर महीने हमने लोगों से जो चीजें बेच के टैक्स लिया हुआ है वो देना है। किसको? टैक्स डिपार्टमेंट को, एफबीआर को। नंबर 1, ये टैक्स कितना है? 18%। अब हमने भी लोगों को टैक्स दिया हुआ है जो हमारा हक है, जिसको हम इनपुट टैक्स कहते हैं। कि वो टैक्स जो मैंने दिया हुआ है उसके तीन उसकी जो है ना वो चीजें जब भी आए, टैक्स दिया हुआ है, तीन चीजें सोचनी है। एडजस्टमेंट, रिफंड और कैरी फॉरवर्ड। एडीआर, एडीसी, एडीसी, एआरसी, एआरसी, आरसी, आरसी बोला बंद हो गई है। ए आर्क, आर्क वो लाइन को कहते हैं। फाइन। तो जब भी सेल्स टैक्स हमारा इनपुट टैक्स बन जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? उसकी तीन चीजें स्टैब्लिश हो जाएंगी। जो मैंने लोगों से टैक्स लिया हुआ है उसको माइनस करना, या मुझे रिफंड होगा, या अगले महीने में चला जाएगा। जब मैं कहूंगा कि मुझे ये टैक्स दिया हुआ रिफंड होना है तो मैं कहूंगा ये गुड्स क्या है? जीरो रेटेड। या तो मैंने एक्सपोर्ट कर दी है, या मैंने डिप्लोमेट को सप्लाई दी है, या ईपीजी में फर्दर मैन्युफैक्चरिंग के लिए सप्लाई दी है। ये वो है, इसका रिफंड मिलना है। इनसे नहीं लेना। एक्सपोर्ट करते हुए उनसे टैक्स नहीं लेना, राइट। और डिप्लोमेट से नहीं लेना, ईपीजी से नहीं लेना, पेंसिल शार्पनर रेजर ये भी टैक्स नहीं लेना। इसका अगर टैक्स दिया हुआ है तो वापस हो जाएगा, राइट। कैरी फॉरवर्ड को मैंने डिस्कस ही नहीं किया, राइट। लेकिन उसकी एक चीज बताई थी मैंने आपको, 88, और इधर वाले 8 की पिछली साइड काट देनी है तो 8B बन गया। ये क्या है? यानी कैरी फॉरवर्ड का जहन में आए तो क्या सोचना है? पढ़ाया नहीं मैंने अभी, सिर्फ ये सोचना है। रिफंड का आए तो 5th शेड्यूल। समझ आ गई? ये बातें हमने डिस्कस की थी। एक सवाल किसी ने मेरे से किया कि सर अच्छा, वो गुड्स जो एग्जेम्प्ट हैं, जो गुड्स एग्जेम्प्ट हैं उनके अगेंस्ट दिए हुए टैक्स का हक खत्म हो जाता है। उनके अगेंस्ट आपका हक तलब हो जाता है, वो आपको इनपुट नहीं मिलता। उस सेल्स टैक्स को इनपुट कहते ही नहीं है। एक स्टूडेंट ने सवाल किया, उसने कहा सर अगर मेरी गुड्स एग्जेम्प्ट है और मैंने एक्सपोर्ट कर दी तो क्या हुआ? मैंने कहा अब ये एग्जेम्प्ट रही नहीं, ये लफ्ज ही चेंज हो गया। अब ये एग्जेम्प्ट, ये क्या बन गई है? जीरो रेटेड। अब इसको एग्जेम्प्ट ना कहें क्योंकि एग्जेम्प्ट ये लोकल थी। मिसाल, इसकी एक मिसाल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। किताब हमारी एग्जेम्प्ट है। जरा तसल्ली से, ये सिर्फ एक पुराना सवाल है जिसका मैं जवाब दे रहा हूँ, क्वेरी है, ताकि कॉन्सेप्ट जरा क्लियर हो जाए। मैंने किताब बनाई, पेपर लिया, इंक ली, बिजली का बिल दिया, सब पे टैक्स दिया, किताब मैंने यहीं बेच दी। क्योंकि यहीं बेची, एग्जेम्प्ट हो गई। तो चूंकि एग्जेम्प्ट गुड्स के अगेंस्ट जितना टैक्स होगा वो खत्म गया हुआ। सही है। अब हम कहते हैं कि नहीं, मैंने वो किताब या कुरान पाक मैंने पाकिस्तान से एक्सपोर्ट कर दिया, अब इसको एग्जेम्प्ट कहेंगे ही नहीं, ये तो जीरो रेटेड है। अब वो जो टैक्स क्या है मेरा, सारे का सारा मुझे वापस रिफंड मिल जाएगा। तो सबसे पहले देखना यह है कि जो मेरी हरकत है वो क्या है, जीरो रेटेड है या एग्जेम्प्ट है। आगे चलते हैं। मैंने खरीदी ही किताब है, किताब क्या है? एग्जेम्प्ट। जब लॉ ने कह दिया किताब एग्जेम्प्ट है तो वो आप इंपोर्ट करेंगे तो एग्जेम्प्ट, सेल करेंगे तो एग्जेम्प्ट, खरीदेंगे तो एग्जेम्प्ट। भी आप इंपोर्ट करेंगे, कस्टमर वाले पूछेंगे भाई किताबें आपने बाय की हैं, हमें भी कुछ लगाओ। उन्होंने कहा भाई ये तो एग्जेम्प्ट है। आपने इस किताब को बेचा पाकिस्तान में तो आप कहेंगे एग्जेम्प्ट है। अगर आपने किसी से बुक्स बाय की हैं तो वो है ही एग्जेम्प्ट, तो टैक्स देंगे भी नहीं। तो आपने किताबें खरीदी और किताबें एक्सपोर्ट कर दी, तो अब है तो जीरो रेट लेकिन इसके अगेंस्ट टैक्स है ही नहीं।
तो दिया ही नहीं तो मिलेगा भी नहीं, रिफंड वही मिलना है जो दिया हुआ है। ये सवाल क्लियर हो गया अब आपको? एग्जाम में कैसे आएगा दिल्ली दूरस्थ? भाई दिल्ली अभी दूर है, देखी जाएगी, जब आएगा अब देख लेंगे एग्जाम में कैसे आएगा, राइट। अभी जो चीज आई नहीं है, वो मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी ना, तो एक बुजुर्ग थे, तो वो बैठे होते थे कहीं पर, रूढ़ी पे बैठे होते थे, तो उनको एक शख्स पोशाक दे गया। ये वाकया सुनाया आपको मैंने? मोहसिन इखलाक में ये किताब में लिखा हुआ कि एक शख्स थे, तो बड़े पहुंचे हुए थे, तो इसलिए कपड़े नहीं पहनते थे, नंग दड़ंग बैठे रहते थे रूढ़ी के ऊपर, ज्यादा ही पहुंच गए थे। तो एक बंदा है, उसने दुआ करवाई गई, जी मेरे लिए दुआ करें अल्लाह ताला औलाद दे। तो उन्होंने दुआ की या नहीं की, पर बेटा हो गया उनके यहाँ। तो आए पोशाक लेके, बड़ी अच्छी सूट लेकर आए कि जी बुजुर्गों, मैं आपके लिए ये पोशाक लेकर आया हूँ। तो उन्होंने पूछा कि भाई ये जो पोशाक है, ये मैं पहन के यहाँ बैठूंगा? उन्होंने कहा जी अमीर आदमी हूँ, शहर में घर ले देंगे आपको। उन्होंने कहा जब घर लेकर दोगे तो वहां मैं अकेला बैठूंगा। उन्होंने कहा जी आपकी शादी करवा देंगे। उन्होंने कहा शादी होगी तो हो सकता है बच्चे भी हों। उन्होंने कहा जी नेचुरल प्रोसेस है, हो भी सकते हैं। उन्होंने कहा कोई बच्चा बीमार हो गया तो? उन्होंने कहा जी इलाज करवा लें। कहता अगर मर गया तो कहता मर भी सकता है। तो कहता अगर मर गया तो कौन रोएगा? उन्होंने कहा जी आप। उन्होंने कहा अपना सूट वापस ले लो भाई, मैं नहीं। अगर तुम्हारा सूट पहन के मैंने रोना ही है, तो आप अपना सूट, भाई आप, जब ये एग्जाम में आएगा तो देखी जाएगी। इसको कहते हैं दिल्ली दूरस्थ, भी अभी देख लेंगे। अभी सिर्फ इतनी बात समझ लें कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। इज इट क्लियर? यस सर। समझ आ गई इंशाल्लाह। नहीं ये नहीं कि सूट लेना नहीं किसी से, तो उसको भी यही आप कहानी सुना दें कि जी मैंने आपसे सूट नहीं लेना, ये बात कोई बेहतर नहीं है। जी, ये हम इसमें बात कर रहे थे कि साहब, ये एग्जामिनर का बहुत फेवरेट एरिया रहा है कि जीरो रेटेड और एग्जाम में क्या फर्क है। क्योंकि देखें जरा फर्क सुनिएगा, एग्जाम्प्ट से मुराद ये है कि आपने जब सप्लाई करनी है तो टैक्स नहीं लेना। जीरो रेटेड से भी यही मुराद है कि आपने जब सप्लाई करनी है तो टैक्स 0% लेना है। ठीक है, ये फर्क क्या है, ये फर्क देखिएगा। डेफिनेशन, जीरो रेटेड सप्लाई मींस अ टैक्सेबल सप्लाई बट एट द रेट ऑफ 0%। खरीदेंगे तो 0%, बेचेंगे तो। exempt supplies means a supply which is not taxable। वो exempt है, वो taxable नहीं है। गुड्स, गुड्स एक्सपोर्टेड और गुड्स लिस्टेड अंडर फिफ्थ शेड्यूल ये होती हैं। और ये गुड्स कौन सी हैं? या तो एफबीआर कह दे या वो छठे शेड्यूल में है। यानी आप इसका ये भी लिख सकते हैं कि इसके डिफरेंस पॉइंट में कि ये शेड्यूल कौन सा है, गुड्स कौन सी है। इनवाइस, टैक्सेबल गुड्स की इनवाइस होगी, लेकिन इसको जीरो रेटेड इनवाइस कहेंगे। इनवाइस इशू की जाती है, एग्जाम्प्ट गुड्स के लिए इनवाइस इशू नहीं की जाती। इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी एडजस्टमेंट, यस इसकी एडजस्टमेंट मिलती है, इसका रिफंड मिलता है। इसकी ना ही एडजस्टमेंट मिलती है, ना ही रिफंड मिलता है, ना ही कैरी फॉरवर्ड होता है, क्लेम ही नहीं होता। इस सेल्स टैक्स को इनपुट टैक्स कहते ही नहीं है, इसको सेल्स टैक्स इनपुट टैक्स कहते ही नहीं है। ये समझ आ गई? रजिस्ट्रेशन, आप अगर रिफंड क्लेम करना चाहते हैं, यस आपको सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। यहां सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, करवा सकते हैं लेकिन जरूरी नहीं है, ये बात याद रखें। लेकिन इसके साथ ये बात आपने याद रखनी है कि अगर आप टैक्सेबल गुड्स में डील कर रहे हैं और आप जो हैं वो इंपोर्टर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, होलसेलर हैं, रिटेलर हैं और मैन्युफैक्चरर हैं, इसके लिए भी रिटेलर टीयर 1 को रजिस्टर्ड होना जरूरी है। मैन्युफैक्चरर जो कि कॉटेज इंडस्ट्री नहीं है। ये बात लाजमी एग्जाम में लिखनी है कि हु आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड में सबसे पहले ये बात लिखनी है, राइट, अ पर्सन हु इज डीलिंग विद टैक्सेबल गुड्स। फिर ये लाइन लिखनी है, ये लफ्ज लाजमी लिखना है, अ पर्सन हु इज डीलिंग विद टैक्सेबल गुड इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड। सो फॉलोइंग पर्सन आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड। नंबर 1, इंपोर्टर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर टीयर 1
मैन्युफैक्चरर नॉट अ कॉटेज इंडस्ट्री। ये जो सवाल पूछा जाए तो ये जवाब देना है आपने। टैक्सेबल का वर्ड लाजमी यूज करना है, क्योंकि अगर आप इंपोर्टर हैं और एग्जाम्प्ट गुड्स में डील करते हैं, नो रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड। डीलर, होलसेलर, फिर किसी को भी आपको रजिस्टर्ड होने की जरूरत नहीं है। इस ओके। कितने डिफरेंस पॉइंट आए जी आपके पास इसमें और इसमें? नंबर 1, पहली क्या थी आपकी? एक को हमने कहा कि इसकी टैक्सेबिलिटी, फिर हमने कहा ये गुड्स की टाइप्स कौन सी हैं, इसमें इनवॉइस इशू करनी है नहीं करनी, इसके लिए एडजस्टमेंट आपने लेनी है नहीं, और रजिस्ट्रेशन करवानी है या नहीं करवानी। टाइगर, हमारे स्पेलिंग खराब होते जा रहे हैं जरा। टाइगर हो गया जी। ठीक है जी। टैक्सेबिलिटी नंबर 1, इनवॉइस जी, गुड्स कौन सी होंगी, एडजस्टमेंट मिलेगी मिलेगी, रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है या नहीं है। तो जब आपसे पूछा जाए द डिफरेंस बिटवीन जीरो रेटेड एंड एग्जाम्प्ट गुड्स, तो आपने कहना प्लीज सी टाइगर। यस सर। राइट, लंबी धुन वाला, इसलिए ई नहीं लगाना, उसका ए लगाना। ओके। अब आगे जी थर्ड शेड्यूल गुड्स। देखिए, थर्ड शेड्यूल गुड्स में जब आपने पढ़ना है कि थर्ड, इससे फौरन दो चीजें ध्यान में आनी चाहिए। रिटेल गुड्स, रिटेल प्राइस। इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना बहुत जरूरी है, रिटेल गुड्स एंड रिटेल प्राइस। रिटेल गुड्स एंड रिटेल प्राइस, ये सुनिएगा। शैम्पू, बात पड़ गई है। देखें, जो शैम्पू है, ये थर्ड शेड्यूल की आइटम है। ठीक है, दिस इज अ रिटेल गुड्स। अच्छा, इसके साथ मैं लिखता हूं परचेज प्राइस 100 रुपीज, सेल प्राइस इसकी 120, और रिटेल प्राइस 150। तो मेरा सवाल ये है, मैं आपसे पूछता हूं कि भी मेरी वैल्यू डिटरमिन करें सेल्स टैक्स पर्पज के लिए। व्हाट इज द वैल्यू? वैल्यू फॉर सेल्स टैक्स पर्पज, फॉर परचेज एंड फॉर सेल, दोनों के लिए वैल्यू डिटरमिन करें। तो आप कहेंगे सर परचेज प्राइस 150, सेल प्राइस इज 150, जबकि आपने 150 पे डील ही नहीं किया। तो हम कहेंगे कि साहब इसलिए क्योंकि ये रिटेल गुड्स है, रिटेल गुड्स के लिए सेल प्राइस और परचेज प्राइस को इग्नोर किया जाता है। इसकी इंपॉर्टेंस सबसे बड़ी यही है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? थर्ड शेड्यूल वैल्यू की इंपॉर्टेंस, किस वैल्यू पे टैक्स देना है और किस वैल्यू पे टैक्स लेना है। इज इट क्लियर? इट्स ओके। ठीक हो गया। मैं यहां लिखता हूं टेबल, यानी फर्नीचर टेबल। ये दूसरा टेबल, ये वाला टेबल नहीं जो एक्सेल का टेबल है, ये टेबल मैंने, ये किसी भी शेड्यूल में नहीं है, किसी भी शेड्यूल में। तो पहली चीज क्या ज़हन में आई, अगर कोई चीज किसी भी शेड्यूल में नहीं है वो टैक्सेबल है। वो क्या है? टैक्सेबल है। अगर कोई गुड्स किसी भी शेड्यूल में नहीं लिखी हुई, वो क्या है? नॉट टैक्सेबल है, नॉर्मल रेट के ऊपर। समझ आ गई? ओके। इसकी भी ऐसे ही हम बोलते हैं, मैं कहता हूं ये टेबल मैंने परचेज किया
100 रुपए का, सेल किया 100 रुपए का, और इसकी रिटेल प्राइस जो है वो 150 है। यहां स्टूडेंट कंफ्यूज होता है, सर टेबल की रिटेल प्राइस, टेबल तो थर्ड शेड्यूल की आइटम नहीं है, रिटेल प्राइस तो रिटेल गुड्स की होती है, राइट। तो इसको ठीक होना चाहिए, अपना रुजू करना चाहिए कि मैं गलत सोच रहा हूँ। हर चीज की रिटेल प्राइस होती है, वो बेशक थर्ड शेड्यूल की हो या ना हो। तो यहां पर आपकी सेल्स टैक्स पर्पज के लिए जो जो सेल प्राइस होगी वो यही होगी, और सेल प्राइस भी, सॉरी, फायदा भी करें वैसे ना आप, ये 100 किसने लिखवाया मुझे, ये तो बदतमीजी है। ये 120 इसकी होगी, यानी अगर कोई आइटम रिटेल गुड्स नहीं है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि उसकी रिटेल प्राइस को नहीं बल्कि एक्चुअल सेल और परचेज प्राइस को लेंगे, इसके साथ हम इसकी परसेंटेज को मल्टीप्लाई करेंगे। अब समझ आ गई, रिटेल प्राइस क्लियर हो गई। अब एग्जाम में मेरे पास चाय आ जाए, शैम्पू आ जाए, ये जो भी आइटम्स हम पढ़ने लगे हैं, तो उसका सेल्स टैक्स कैसे फाइंड करना है, उसकी रिटेल प्राइस को वहां से फाइंड करना है हमारी। जी, सही है, थैंक यू। चलेंगे, अब चलते हैं हम दोबारा अपने मौजू के ऊपर। जी, कौन कौन सी आइटम्स है जी, सबसे पहले सिगरेट्स, राइट, जूसेस, आइसक्रीम, सिरप्स, एरिएटेड वाटर एंड बेवरेजेस। आप कहेंगे सर सिगार क्यों नहीं है, बीड़ी क्यों नहीं है, चर्स क्यों नहीं है, हेरोइन, भाई जो नहीं है मैं क्या करूं इसको, मेरा तो कसूर नहीं है ना, राइट। आई एम नॉट यूज टू ऑफ दीज थिंग्स। मेरी वो जूसेस हैं, आइसक्रीम है, ये सिरप जो है वो खांसी का सिरप नहीं है, ये वो होते हैं जो डाइट नहीं लेते, जो बॉडी बिल्डिंग वगैरह करते हैं, वो सिरप, एनर्जी ड्रिंक्स पीते हैं, वो सिरप वो होते हैं। एरिएटेड वाटर एंड बेवरेजेस, तमाम चीजें इसमें, बेवरेजेस, नॉर्मली बेवरेजेस हम इन्हीं जूसेस वगैरह को कहते हैं, ड्रिंक्स जो आप लेते हैं ना उसी को कहते हैं। तो एक ब्रॉडर कैटेगरी है, उन्होंने उसको उसमें ऐड कर दिया। मीनिंग वो कहते हैं बेवरेजेस, इसके अलावा कोई और भी हो सकती है, माइट बी वाइन। अब बेवरेजेस में वाइन डाल के पी रहे हैं तो वो आप कहेंगे जी बेवरेजेस है, वाइन तो नहीं है ना लफ्ज। मिनरल बॉटल्ड वाटर, मिनरल वाटर जो आप लेके आते हैं, डिटर्जेंट, राइट, डिटर्जेंट मीन सूफी सोप, सूफी का सर्फ, सर्फ जिसे कहते हैं आप, सर्फ डिटर्जेंट है। हम मांगते हैं जी सर्फ दे दें, वो कहता है कौन सा, कहते हैं एरियल, हालांकि आप सर्फ मांग रहे हैं। सर्फ इज अ डिटर्जेंट, यानी हमारी कॉमन सेंस यही है कि जी मुझे सर्फ कहाँ लगा, वो कहते हैं जी वो लगे हुए, कौन सा सर्फ चाहिए, व्हील का दे दें, बोनस का दे दें। भाई जब आपने सर्फ पूछा है तो वो क्या है, वो डिटर्जेंट की भैया मुझे डिटर्जेंट चाहिए। आप कहीं जाके मांगेंगे उसको समझ नहीं आनी कि जी मुझे डिटर्जेंट चाहिए, मैंने कहा जी क्या चाहिए, मुझे सर्फ चाहिए, वो कहेगा वो लगे हुए, बेशक उसमें सर्फ हो ही ना। शैम्पू, सोप, टूथपेस्ट, शेविंग क्रीम, कॉस्मेटिक्स, शू पॉलिश, ये 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 मुंह पे लगाने वाली नहीं है, शू वाली है, राइट। ये चीजें भी क्या है, सारी थर्ड शेड्यूल में है। टी, पाउडर ड्रिंक्स, मिल्की ड्रिंक्स, टॉयलेट पेपर एंड टिश्यू पेपर,
ये पता है होते दोनों टिश्यू पेपर हैं, लिखने की जरूरत क्यों है? कुछ लोगों ने इसको डिसीव करने के लिए टॉयलेट पेपर का नाम दे दिया जी, दीज आर नॉट टिश्यू पेपर्स, दीज आर टॉयलेट्स। जैसे मैंने बताया ना कि वो मैं जाता हूँ बाजू का सबवे के ऊपर, तो वो बिस्किट पड़ा हुआ होता है। मैं पूछता हूँ कितने का है, वो कोई 250 रुपए का, कोई 150 रुपए का होता है। तो मैं कहता हूँ यार ये बिस्किट कितना, नो 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 नॉट बिस्किट, कुकीज कुकीज। इसको कुकीज बोलते हैं ना, इसलिए तो उन्होंने उसका नाम रख दिया टॉयलेट पेपर। उन्होंने उसको भी डाल दिया, का येलो है। ये भी टिश्यू कह लो या टॉयलेट पेपर कह लो, एक ही बात है। स्पाइसेस सोल्ड इन द रिटेल पैकिंग, ये देखिए ये शर्त लगा दी है, विद ब्रांड नेम एंड ट्रेडमार्क। यानी अगर आप स्पाइसेस खुले बेचेंगे तो उसका रिटेल प्राइस के साथ कोई लेना देना। अच्छा, अगर एग्जामिनर कह दे कि उसने इस चीज को रिटेल प्राइस पे बेच दिया है, तो फिर रिटेल प्राइस ही लेंगे। वो कहता फर्नीचर मैंने रिटेल प्राइस पे बेच दिया था, आपको लाहौल वाला को होता है, इसकी तो रिटेल प्राइस लेनी नहीं है भाई, वो कह रहा है मैंने रिटेल प्राइस पे बेच दिया है, तो फिर रिटेल, फिर एक्चुअल जो सेल प्राइस है वो रिटेल प्राइस है, या जो भी है उसको हम कंसिडर करेंगे। सीमेंट सोल्ड इन रिटेल पैकिंग, हौला वाला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। आप कहेंगे सर हमारे जो घर में जो बंदा ये बेचता है शैम्पू डिटर्जेंट टी वगैरह, उनके पास सीमेंट तो है ही नहीं, ये रिटेल गुड्स कैसे आ गए? भाई लॉ ने लिख दिया है रिटेल पैकेज में, तो उसके ऊपर, यानी स्टूडेंट ये सवाल करते हैं, आई एम नॉट जोकिंग, कि सर सीमेंट कैसे डाल दिया उन्होंने? भाई जिनसे डाला उनका गिरेबान पकड़े, मैं तो पढ़ा रहा हूँ, हमने पेपर पास करना है। हाउस होल्ड इलेक्ट्रिकल गुड्स इंक्लूडिंग एसी, आप कहेंगे ये एसी भी तो इलेक्ट्रिकल गुड्स ही हैं। इसका पर्पज होता है, लोग इससे खेलते हैं लॉ से, इसको मैनिपुलेट करते हैं, इसलिए लिखा हुआ है इंक्लूडिंग एसी, रेफ्रिजरेटर, डीप फ्रीजर, टीवी, रिकॉर्डर्स, प्लेयर्स, बल्ब, ट्यूबलाइट्स, इलेक्ट्रिक फैंस, आयरन्स, वॉशिंग। देखिए इलेक्ट्रिक फैन लिखा है, अगर हाथ वाला पंखा है तो फिर उसमें शामिल नहीं होगा, मिलते हैं ना बाजार से वो इसमें शामिल। टेलीफोन सेट, ये बात देखें ना आई ना, टेलीफोन सेट बाज का लोग इसको इलेक्ट्रिकल मानता ही नहीं है, वो उसकी पीडीसीएल की लाइन से चलता है, कहते हैं ये कौन सा इलेक्ट्रिकल है, तो उन्होंने उसको स्पेसिफिकली लिख दिया कि ये वो भी और ये चीजें भी इसमें शामिल होंगी। गैस के अप्लायंसेस, उन्होंने कहा जी अच्छा आप इलेक्ट्रिक गैस पे चले जाएं, इंक्लूडिंग कुकिंग रेंज, ओवन, गीजर, गैस हीटर्स। फोम प्रोडक्ट्स, ये फोम प्रोडक्ट्स पहले भी लफ्ज आया है। अगर हाँ फोर्थ शेड्यूल में अगर अनरजिस्टर्ड को बेचेंगे फोम वगैरह, तो उसके ऊपर जो है आप सेल्स 4% नहीं लगेगा, सही है। फर्दर टैक्स नहीं भाई, रिटेल गुड्स किसी पे भी नहीं लगता। फर्दर टैक्स क्या होता है फॉर न्यू स्टूडेंट्स, अगर आप अनरजिस्टर्ड को बेचेंगे तो आपको 18% के साथ 4% भी देना है। लेकिन अगर आप रिटेल गुड सेल कर रहे हैं, बेशक अनरजिस्टर्ड को सेल करें, फोम, मैट्रिक्स, शैम्पू, सिगरेट्स, अनरजिस्टर्ड को बेचते जाए, 4% नहीं लगना। तो एग्जाम में अगर लिखा हो कि शैम्पू अनरजिस्टर्ड को बेच दी है, तो आपने सिर्फ 18% लेना, नीचे जाके 4% नहीं लेना, उसमें फोम भी शामिल है। पेंट, लुब्रिकेटिंग ऑयल, ब्रेक फ्लूइड सोल्ड इन द रिटेल पैकिंग, ये तकरीबन आपको सारी चीजें घर में मिलेंगी। मिसाल के तौर पे सुबह एक साहब उठते हैं, उठते सिगरेट, मेरे कुछ दोस्त हैं वो उठते सबसे पहले सिगरेट लगाते हैं, राइट। वो कहते हैं उसके बगैर हमारा जो प्रोसेस है ना स्टार्ट ही नहीं होता, राइट। एग्जॉस्टिंग प्रोसेस कहते हैं हमारा स्टार्ट नहीं होता, तो सबसे पहले सिगरेट लगाते हैं, फिर वो वॉशरूम जाते हैं, राइट, फिर टिश्यू पेपर इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आप जरा चीजों को सोचते जाएंगे ना, घर में गाड़ी खड़ी है, पेंट हुआ हुआ है, सीमेंट से घर बना हुआ है, राइट, आप किचन में गए, वहां जो है कुकिंग रेंज है, आपने वो चीजें खाई, फ्रीजर है, रेफ्रिजरेटर है, राइट। लेकिन सिगरेट से पहले आप फोम पे लेटे हुए थे, मैट्रेस पे लेटे हुए थे, वहां से बात शुरू करें, तो आपको ये तकरीबन सारी, इनको याद कर लीजिएगा कोशिश करके ना, हो भी जाती हैं तो बहुत औखी चीजें नहीं है। ऑटो पार्ट्स इन रिटेल पैकिंग, स्टोरेज, बैटरीज, टायर्स, ट्यूब्स। लेकिन अगर कोई जैसे एक्साइड वाले हैं, एक्साइड वाले अगर बैटरी
ये एक साइड की बैटरी, अगर ये बैटरी, ये इसके टर्मिनल, तो अगर ये बेचते हैं ना होंडा वालों को, तो फिर ये रिटेल पैकिंग नहीं है। सुजुकी वालों को, यानी कमर्शियल में नहीं है, यानी मैं और आप अगर खरीदेंगे तो फिर ये थर्ड शेड्यूल की आइटम है। मोटरसाइकिल, ऑटो रिक्शा, बिस्किट्स इन रिटेल पैकिंग विद ब्रांड नेम, टाइल्स, ये चीजें इसमें शामिल हैं। ये नीचे लिखा भी हुआ है कि इन आइटम्स के ऊपर फर्दर टैक्स अप्लाई नहीं होना, विच इज इंपॉर्टेंट, ये याद कर लीजिएगा। अच्छा जी, ये जो है ना, ये एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट टैक्स, ये मैं आपको बताता हूँ ये क्या चीज। ये देखें, ये आपको बैकबोन नजर आ रही है, राइट। यानी ये जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, बैकबोन। अगर आप इसको सही तरीके से नहीं याद रखेंगे, इसको सही, इस पर ग्रिप नहीं होगी आपकी, तो फिर ये हालत होगी। समझ आई मेरी बात, समझ रहे हैं? यस सर। मैंने क्या कहा कि अगर इस कॉन्सेप्ट को आपने सही तरीके से ना पढ़ा, तो फिर आप ये कहेंगे ओ सर, वही मैं मर गई सर जी, ये हाय अल्लाह, ये फिर आवाजें निकलेंगी इसमें से। ये क्या है, हमारे कॉन्सेप्ट का बैकबोन है, जो अभी हम जिसको डिस्कस करने जा रहे हैं, एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट टैक्स। कब आप सेल्स टैक्स देंगे तो आप उसको क्लेम कर सकेंगे? क्या लफ्ज मैंने बताया आपको? नंबर वन, आपका क्रेडिट कह लें, एडजस्टमेंट कह लें, नंबर टू रिफंड, और नंबर थ्री कैरी फॉरवर्ड। ये तीनों अल्फाज आपके इनपुट के साथ अटैच्ड हैं। किसके साथ हैं? इनपुट के साथ अटैच है। ठीक है, तो ये बात याद रखें कि कब ये इनपुट टैक्स क्या है, सेल्स टैक्स, तो कब आप इसको इनपुट टैक्स नहीं कहेंगे और कब कहेंगे, ये दो सवालों के जवाब हैं हमारे पास। दोबारा सुन लीजिएगा, अगर तो सेल्स टैक्स दिया ही नहीं है ना, तो फिर तो सवाल पैदा ही नहीं होता। मैं आपसे पूछूं, बताएं कि मोबाइल का कलर कौन सा है, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, गलत किसी से है ही नहीं ना, तो फिर तो अगली बात ही पैदा नहीं होगी ना। मैं ये आपको कहूं कि जनाब ये जो पेन है, इसका कलर बताए, तो ये पेन नहीं है, ये स्टाइलस है। आपने भी जो हरकत की है, मैंने भी यही किया, तो इसी स्टाइलस। तो बात ये है कि सेल्स टैक्स है, लेकिन वो मेरा इनपुट की क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतर रहा। कब ये सेल्स टैक्स इनपुट बनेगा और कब ये इनपुट नहीं बनेगा, दिस इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आज हम पढ़ने नहीं जा रहे। सही है। इसका तरीकेकार क्या है कि आप इसको पहले रीड करेंगे, इसको समझने की कोशिश नहीं करें, फॉर गॉड से। इसको आपने, जो ये पैरा जो आपको नजर आ रहा है, पैरा 2.1, इसको समझने की कोशिश नहीं करनी। उसकी एक बेसिक फिलॉसफी या टीचिंग का एक स्टाइल होता है कि आप अगर इसको समझने की कोशिश करेंगे ना, आप इसको पढ़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको उसकी समझ है ही नहीं। इसलिए इसको रीड करना है, और ये बिल्कुल नहीं समझना। जब आप रीड कर लेंगे तो मैं कल आपको पढ़ाऊंगा, तो ये फिर बराउल बरा होगा, ये आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। दोबारा मैंने क्या, और अगर समझ आ जाए तो डोंट हिट योर हेड ऑन द वॉल,
वो क्यों समझ आ गई है जनाब, धड़ा अपना सर मारना, ये नहीं फिर करना। समझ आ रही? आ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन कोशिश नहीं करनी इसको समझने की। और इट्स अ बैकबोन, इट्स अ बैकबोन, अदरवाइज इट्स अ बैकबोन प्रॉब्लम। समझ आ गई है? तो कल इंशाल्लाह ताला इसको डिस्कस करेंगे, इससे बहुत फाका होगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।